सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में इतिहास को बदलने की साजिश और रूसी गैस की यूरोप को बंद हुई आपूर्ति पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूक्रेन के रास्ते यूरोप अब नहीं पहुंचेगी रूसी गैस। ज़ेलेंस्की ने रूसी कंपनी के साथ आखिरी समझौता भी किया खत्म। पोलैंड ने रूस के खिलाफ बताया बड़ी जीत। नए साल के जश्न पर अमेरिका में कोहराम, सरफिरे ने 10 लोगों को रौंदा। न्यू ऑरलियंस के कैनाल और बार्बन स्ट्रीट पर भीड़ पर चढ़ाया वाहन, फायरिंग की भी खबर। भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का किया आदान प्रदान। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सूची की साझा। ताइवान ने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश को लेकर चीन की कड़ी आलोचना की। बताया दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण के लिए हानिकारक। ताइवान के विलय को लेकर चीनी राष्ट्रपति ने दिया था बयान। पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट से जल्द होगी फ्रांस के सैनिकों की वापसी। राष्ट्रपति ओटारा ने किया ऐलान। 1960 में औपनिवेशिक शासन के अंत के बाद भी फ्रांसीसी सैनिकों की थी मौजूदगी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश की पहचान को मिटाना चाहती है और देश को इस्लामी कट्टरपंथ की ओर ले जाना चाहती है। ऐसे ही एक फैसले के तहत अंतरिम प्रशासन के द्वारा अब बच्चों की किताबों में परिवर्तन किया जा रहा है। इस सब के बीच बांग्लादेश की सेना ने भारत के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता से चिपके रहने की लालच ने नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरिम सरकार के मुखिया को न सिर्फ दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, बल्कि देश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिससे अनिश्चितता, अराजकता और अस्थिरता के माहौल से निकलना फिलहाल मुश्किल हो गया है। अपनी इन्हीं व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण यूनुस कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों छात्र आंदोलन के नाम पर कुछ कथित संगठनों ने संविधान में बदलाव की मांग की तो यूनुस प्रशासन ने इन्हें संतुष्ट करने के लिए घुप अंधेरी रात में जुलाई अगस्त के हिंसक प्रदर्शनों पर घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया। हालांकि छात्रों ने 15 जनवरी तक अल्टीमेटम देते हुए अपना प्रदर्शन वापस ले लिया। वहीं बीएनपी ने संविधान में बदलाव की इस मांग को फांसीवादी करार दिया है। इतना ही नहीं, अब स्कूली बच्चे नया इतिहास पढ़ेंगे,
प्राथमिक और माध्यमिक की नई पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता के नायक शेख मुजीबुर रहमान नहीं बल्कि जियाउर रहमान होंगे। इन किताबों में बताया गया है कि 26 मार्च 1971 को सबसे पहले जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि बंगबंधु के कहने पर 27 मार्च को जियाउर रहमान ने फिर से इसका ऐलान किया। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश की पाठ्य पुस्तकों में इस तरह का बदलाव किया गया है। इससे पहले 1996-2001 के अवामी लीग के कार्यकाल के दौरान शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला जबकि जियाउर रहमान को सिर्फ ये संदेश पढ़ने वाला बताया गया था। जबकि बीएनपी की सरकार में बताया गया कि स्वतंत्रता की घोषणा जियाउर रहमान ने ही की थी। बदलते घटनाक्रम के बीच सेना प्रमुख ने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि कितनी देर तक। साथ ही उन्होंने भारत को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि सेना सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए बेहद उत्सुक है। वहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण भी तेजी से गहराता जा रहा है। अब तक हर मोर्चे पर साथ साथ नजर आने वाली बीएनपी और जमात इस्लामी में मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। बीएनपी तुरंत चुनाव चाहती है, लेकिन जमात इस्लामी इसके मूड में नहीं है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव लड़ सकती है जब तक कि उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। अनिल कुमार तिरकुनायत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो यही है कि मुजीबुर रहमान या जियाउर रहमान ये किस तरह का विवाद खड़ा करना चाहती है वहां पर अंतरिम सरकार? देखिए, जो अंतरिम सरकार है वो बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि जिसको अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। जो अपनी हिस्ट्री को अगर आप हटाना चाहते हैं पूरी तरह से, तो मैं समझता हूं कि वहां पर देश पूरी तरह डिवाइडेड हो जाएगा। क्योंकि चाहे अवामी लीग की बात हो या उनके स्वतंत्रता संग्राम की बात हो 1971 की, आप हिस्ट्री को तो नहीं निकाल सकते ना। तो ये एक समस्या है जिसको बांग्लादेश की नई सरकार कुछ करना चाहती है। इससे सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि ये कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी जनरेट होती रहे और ताकि उनको एक जैसे इंडिया पंचिंग का मौका मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि दूसरे देश जैसे चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, उनसे सपोर्ट मिलने की आशा है। तो वो इसी के ऊपर बलबूते पर चल रहे हैं। लेकिन लोग जो है वहाँ के अभी भी आज की डेट में भी 40-45% लोग जो हैं वो अवामी लीग को या शेख मुजीबुर रहमान को उनका वही इज्जत करते हैं। लेकिन आप अपने सारे आइकॉन्स को अगर तोड़ देंगे और उनको निपटाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि काफी एक समस्या हो सकती है। तिरकुनाथ जी, ये बच्चों के पाठ्यक्रम में जो बदलाव की बात है कि इतिहास को वहां पर बदल दिया जाएगा, दरअसल किस ओर ये देश को ले जाना चाहती है अंतरिम सरकार वहां पर? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इस वक्त पूरा एक बड़ा इस्लामिस्ट एजेंडा लेकर के वो लोग चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, शेख मुजीबुर रहमान जो है आप जानते ही हैं कि उन्होंने बड़ा सेकुलर टाइप का एक बांग्लादेश का कल्पना की थी और बांग्लादेश ने काफी तरक्की भी की है। मैं समझता हूं कि पूरे रीजन के अंदर में सबसे अच्छी तरह अगर प्रोग्रेस किसी कंट्री ने की तो वो बांग्लादेश ने की, कमिंग फ्रॉम ए वेरी टिपिकल सिचुएशन इन 50 इयर्स। तो ये जो इस तरह का जिसको कहते हैं कि रिविजनिज्म टोटल जो है, आप पूरे अपने इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये फिर अगली बार जो गवर्नमेंट मान लीजिए दूसरी आती है, अगर आप इसको डेमोक्रेसी चलाएंगे तो कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है पावर में, तो फिर उससे दोबारा उसको बदलेगी उसको। तो ये मैं समझता हूँ कि इतिहास के साथ जो भी छेड़छाड़ है ये एक किसी भी देश के लिए बहुत घातक हो सकता है। एक और वहाँ से जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि जब शेख हसीना की सरकार वहाँ पर चली गई थी, अंतरिम सरकार वहाँ पर बनी थी, तो हमने ये देखा था कि जो प्रमुख विपक्षी दल था बीएनपी और जमात के संबंध उस वक्त पे काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अब जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर बीएनपी और जमात दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं, दोनों के अलग अलग रुख हैं। ये चुनाव को लेकर के क्या कुछ वहाँ पर आक्रोश जो पैदा हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बीएनपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अभी तक वो अपोजिशन में रही है, उनकी लीडर जो थे उनको जेल में भी रखा गया, तो ये समस्याएं वहां पर हैं। तो बीएनपी जो है उसको लग रहा है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि उसको एक मौका मिल सकता है कि वो दोबारा से पावर में आ जाए, और वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की, और वो चाहती है कि जो डेमोक्रेसी जिस तरह से भी है वो चलती रहे और वो पूरी तरह पार्टिसिपेट करे।
जहां तक रही बात जमाते इनकी, तो अब मैं समझता हूँ जमाते इस्लामी जो है वो उनका एक एजेंडा है, एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा है बेसिकली। उनको इलेक्शन से इतना मतलब नहीं, क्योंकि उनके सारे लोग अब की पोजीशंस के अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त भी। तो उनको उससे फायदा है कि देर से इलेक्शन हो, और ना ही करंट गवर्नमेंट भी जल्दी चाहती है इलेक्शन कराना इस वक्त जो है ट्रांजिशन में, तो वो भी इसी वजह से डिले हो रही है। तो इससे एक तरह का एक सिविल अनरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। वहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, वो है बांग्लादेश की आर्मी। और बांग्लादेश की आर्मी को लेकर के अभी पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेंड करेगी। उसके बाद ये कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश की आर्मी ने कहा कि हम खुद में सक्षम हैं। और अब बांग्लादेश की आर्मी की ओर से ये बयान आया है कि वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। भारत को बांग्लादेश की आर्मी ने अपना बड़ा भाई बताया है। तो ये बांग्लादेश की आर्मी का वहाँ पर स्टैंड, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश की जो आर्मी है वो हमेशा से एक पॉलिटिकल एक्टर बनी रही है। पुराने जनरल चाहे जियाउर रहमान हो, इरशाद हो, उन सब ने रूल किया है बांग्लादेश के ऊपर में, फॉर्मर जनरल्स थे। लेकिन जो एक्टिव इस वक्त जनरल है वो ये जानते हैं कि अगर देश के अंदर में आर्मी आएगी तो फिर से एक समस्या हो सकती है, और एक इंटरनेशनल जो उनको सपोर्ट मिला हुआ है उसमें भी वो परेशानी आ सकती है। तो इसलिए इस वक्त मेरे ख्याल से आर्मी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो पावर लेके खुद चलाए। दूसरा चीज़ ये है कि किस तरह से कंट्री के अंदर ट्रांजिशन में समस्या तो आती हैं, हर देश में आती हैं जहाँ पे भी ट्रांजिशन होता है। तो इस वक्त में जो वो कह रहे हैं कि भारत के साथ, भारत बड़ा देश है, भारत ने तो हमेशा भला ही चाहा है, और बहुत सारे वहाँ के जो फौजी हैं वो यहाँ पे ट्रेन भी हुए हैं। भारत ने शुरू से एक अच्छा कोलैबोरेटिव सिस्टम रखा है वहाँ के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनके यहाँ से आर्मी जनरल का, और उसको उसी रूप में देखना चाहिए। लेकिन होना ये चाहिए कि सारे देश के अंदर लोगों को लगना चाहिए कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश का भला चाहा है, और जो भी भारत ने आज तक किया है वो बांग्लादेश के लोगों के लिए किया है, ना कि किसी पर्टिकुलर सरकार या किसी लीडर के लिए। त्रिगुणाथ जी, एक ये बयान हम दिखा भी रहे हैं, ये बांग्लादेश के विदेश विभाग की तरफ से ये बयान आया है। इसमें ये कहा गया है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। 2025 में उनकी प्राथमिकता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध हों। तो हमने हाल के दिनों में देखा है कि जिस तरह का एजेंडा वहाँ पर चला है अंतरिम सरकार की ओर से, हिंदुओं के साथ वहाँ पर अत्याचार हुआ है, अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ पर अत्याचार हुआ है। और अब ये अंतरिम सरकार के जो विदेश मामलों के प्रभारी हैं वो कहते हैं कि 2025 में भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना हमारी प्राथमिकता है। आपको क्या लगता है कि हाल के दिनों में कुछ दबाव में आई है वहाँ की अंतरिम सरकार? देखिए, दबाव नहीं है। अगर आप देखें तो ज्योग्राफिकली 3 तरफ से बांग्लादेश भारत के साथ में सीमा मिलती है, और चौथी तरफ समुद्र है उनके पास में। तो उनको भारत पे जो है रिश्ता, भारत ने, देखिए इस बीच में इन्होंने कुछ भी कहा हो, किसी भी तरह के स्टेटमेंट्स आए, भारत ने लगातार उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी चीज बिजली है, चाहे पानी है, गैस है, जो भी चीज चाहिए उनको, वो सब भारत कंटिन्यू करते रहा, थ्रू आउट सप्लाई किया है। कोई किसी चीज का उसमें इंटरप्शन नहीं आने दिया है। तो उससे उनको लगता है, वहां के लोगों को तो समझ आ रहा है कि भारत ने तो अब तक कोई प्रेशर नहीं डाला है इस तरह का। ओनली थिंग भारत ने कहा है कि भाई आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी रक्षा करना जो इस वक्त सरकार है वहां उसका धर्म है और उसको करना चाहिए। लेकिन वो इस तरह के कुछ लोगों ने वहां पर स्टेटमेंट्स दिए जिससे कि भटकी हैं बातें। तो अब उनको खुद भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और मुझे लगता है कि अभी ट्रांजिशन में जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल में तो है नहीं पूरी तरह से, उनके इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से अभी नहीं है, आर्मी की सपोर्ट से चल रही है जब तक चल रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है मैं समझता हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इनको जो भी वॉक द टॉक करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं। बोल तो दिया आपने, लेकिन उसके आगे आपके जो एक्शंस हैं वो उस बात को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है जिस पर अभी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलेंगे। रूस की गैस अब यूक्रेन होते हुए यूरोप तक नहीं पहुंच पाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण लंबे समय से चली आ रही ये व्यवस्था अब रोक दी गई है।
जहां इसका असर यूरोप के कई देशों में हो रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने इसे अपनी जीत और रूस के लिए बड़ा आर्थिक झटका बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप में नए साल का आगाज एक कड़ी परिस्थिति के साथ हुआ, फिर भी यूक्रेन समेत कई देश इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के देशों को अपने देश से होते हुए रूसी गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। यूक्रेन के गैस ट्रांजिट ऑपरेटर नेफ्टोगैज और रूस के गैज़प्रोम के बीच 5 साल का समझौता समाप्त होने के बाद ये आपूर्ति बंद हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस को अपने ही खून से अरबों की कमाई नहीं करने दी जाएगी, जबकि पोलैंड ने रूस के खिलाफ इसे एक और बड़ी जीत बताया है। रूस साल 1991 से यूक्रेन होते हुए यूरोप को गैस पहुंचाता रहा है। स्लोवाकिया और हंगरी ने समझौते की मियाद बढ़ाने की नाकाम कोशिश की। इससे स्लोवाकिया के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है, लेकिन ईयू का मानना है कि यह असर काफी सीमित होगा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते पुतिन से मुलाकात कर यूक्रेन को बिजली आपूर्ति रोकने की धमकी भी दे डाली थी। हालांकि ज़ेलेंस्की पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रूस अब भी ब्लैक सी के पार टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए हंगरी, तुर्की और सर्बिया को गैस भेज सकता है। यूक्रेन के रास्ते रूसी गैस की आपूर्ति का बंद होना यूरोप की ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव का संकेत है। इसके लिए ईयू ने वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के माध्यम से खुद को बचाने की कोशिश काफी पहले ही शुरू कर दी थी। ईयू ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, अक्षय ऊर्जा का विस्तार और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को लचीला बनाने पर जोर दिया। लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए ईयू ने कतर और अमेरिका से आयात बढ़ाया, जबकि पाइप्ड गैस के लिए नॉर्वे से आपूर्ति बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, कई यूरोपीय देशों ने गैस भंडार को बढ़ाकर अपनी जरूरतों को पूरा किया। बहरहाल इस बदलाव का नुकसान रूस और यूक्रेन दोनों को उठाना पड़ेगा। यूक्रेन को ट्रांजिट फीस के रूप में 80 करोड़ डॉलर की हर साल आमदनी होती थी। वहीं रूसी कंपनी गैज़प्रोम को 5 अरब डॉलर का नुकसान झेलना होगा। दरअसल यूक्रेन के लिए ट्रांजिट समझौते को न बढ़ाना रूस की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा होने के साथ साथ यूरोप को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने की राह में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अनिल कुमार तिरकुड़ायत हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। अनिल जी, आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को देखें तो ये एक बड़ी खबर थी आज की। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब यूरोप से यूक्रेन होते हुए माफ कीजिएगा, रूस से यूक्रेन होते हुए यूरोप को गैस नहीं जा पाएगी, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा यूरोप पर? देखिए, यूरोप ने पिछले 3 साल के अंदर कोशिश की है कि कुछ डाइवर्सिफाई कर पाए। जैसा आपकी रिपोर्ट में भी कहा है कि उन्होंने एलएनजी कतार से लेने की कोशिश करी है, उन्होंने एलएनजी यूएसए से भी आ रही है, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव पड़ती है उनको। रशियन गैस जो है बहुत सस्ती है कंपैरेटिवली, लेकिन जब से सैंक्शंस लगी हैं तो उसके ऊपर सबके जो है प्राइस कैपिंग भी की गई क्रूड के ऊपर में, और दूसरा गैस की भी रोकने की कोशिश भी की गई है। तो लेकिन उनका एक, आपको पता होगा कि एक पाइपलाइन जो थी उसको वो अटैक भी किया गया था उसके ऊपर में, तो उससे भी सप्लाई जर्मनी के यहाँ जाती थी, वो भी बंद हो गई। तो धीरे धीरे 40% से कम 21 में 2021 से 40% से अब 10% गैस रशिया से जाती है वहां पर। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पाइपलाइन है, इससे यूक्रेन को भी बड़ा लाभ हुआ था। इसमें यूक्रेन को लगभग $1 बिलियन का ट्रांजिट फी मिलती थी, जो अब 5 बिलियन का बता रहे हैं उसमें। तो उनका अपना भी बड़ा नुकसान है, लेकिन हालांकि क्योंकि वो कंट्री इस वक्त पूरी तरह से यूरोपियन और अमेरिकन के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेन एड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके लिए भी इसका नुकसान होगा। दूसरी तरफ से मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि अगर ये यूरोपियन कंट्रीज ये पैसा जो है इसको तब तक ना दें जब तक कि युद्ध नहीं रुकता है, तो हम तैयार हैं। लेकिन पुतिन ने कह दिया है कि हम तो अब इसको रिन्यू नहीं करेंगे, काफी देर हो गया। मुझे लगता है कि अब चूंकि देखिए ट्रंप आने वाले हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए जितनी जल्दी हो सकता है। तो अगर वो युद्ध रुक जाता है तो ये सारी चीजें दोबारा से रीस्टार्ट होने के चांसेस हैं कि ये सब ये टेम्परेरी होगा। दूसरा, जैसा वो दूसरी पाइपलाइन है वो लिमिटेड उसमें सप्लाईज है, लेकिन चूंकि स्लोवाकिया और हंगरी यूरोप में ऐसे देश हैं जो रूस का पक्ष लेते हैं अक्सर, और वो उसके साथ बातचीत करने के पक्षधर हैं, तो उनको किसी ना किसी तरह से थोड़ी सप्लाई चलती रहेगी। उनके प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के अभी आए थे और उन्होंने इस बात के लिए पुतिन से भी कहा। तो ये होगा, मुझे लगता है कि रशिया इस वक्त में इस चीज को अपने लाभ के लिए
कि युद्ध में कैसे यूरोप को टाइट करने, क्योंकि यूरोप इस वक्त जो है कुछ सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ये यूक्रेन को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने अपना ये पैंतरा बदला है इस वक्त में कि ये तो पूरा एक निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी रहेगी उसके आगे, क्योंकि सबसे बड़ी पाइपलाइन है जिसके थ्रू गैस जो है यूरोप तक जाती है। अब यूरोप में भी समस्या तो है ही है, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं हुई है इससे, क्योंकि आप 3-4 साल के अंदर कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो वही एक चीज है, उसी को मैं समझता हूं कि रूस की स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिटी है वो ये सोच रही होगी कि किस तरह इसको लेवरेज किया जाए। इसी पे दूसरा सवाल ये आता है कि जिस तरह का नरेशन पश्चिमी देश और यूक्रेन का जो समर्थन करते हैं वो देश बना रहे हैं कि इस पूरे इलाके में रूस एक बड़ा खिलाड़ी था एनर्जी को लेकर के, खासकर गैस को लेकर के। अब ये जो अंतर वहां पर आया है और रूस को भी बड़ा आर्थिक झटका इससे लगेगा क्या? देखिए, झटका तो लगता ही है। एक तो सबसे ज्यादा करीब 19,000 सैंक्शंस लगी हुई हैं रूस के ऊपर में, लेकिन उस सब के बावजूद जो है रशिया की इकोनॉमी में कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जरूर आई हैं, लेकिन ओवरऑल 3.5% उनका जीडीपी ग्रोथ है। उन्होंने सारा अपना डाइवर्सिफाई किया है इस 3 साल के भीतर में। उनके मेन मार्केट्स हो गए हैं चीन और इंडिया और दूसरे कंट्रीज, तो उन्होंने अपना यूरोप के ऊपर डिपेंडेंसी काफी कम कर दी। जैसे मैंने कहा कि 40% गैस जाती थी यूरोप में, और अब उससे 10% हो गई है ऑलरेडी, तो बाकी 30% तो कहीं ना कहीं और जा रही है। आज भारत में जैसे हम वहां से लगभग 40% जो हमारा ऑयल है वो रशिया से आ रहा है, तो इसी तरह चीन के साथ में भी उनके काफी बढ़ गए हैं। चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर है और पाइपलाइंस हैं उनकी सारी, उसके थ्रू काफी जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है सब तरफ से हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी कर रहे हैं और रशिया भी कर रहे हैं। देखिए, हालांकि रशिया अपने आप को भी एक यूरोपियन कंट्री भी मानता है यूरेशियन के साथ साथ, तो वो उनके साथ में उनके रिश्ते अच्छे थे। लेकिन अब चूंकि बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस के बाद से यूरोपियन कंट्रीज ने काफी स्ट्रॉन्ग मत लिया है उसके अगेंस्ट में रूस के, तो अब उसको रूस भी स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहा है। एक सवाल और है, ये जो गैस का मसला है, ये जो युद्ध के समीकरण वहाँ पर हैं उस पर कितना असर डालेगा? क्योंकि यूरोप के कुछ देशों की हम बात करें, स्लोवाकिया की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, वो कहीं ना कहीं यूक्रेन से थोड़ा सा नाराज हैं इसको लेकर के। देखिए, यूरोप डिवाइडेड है जहां तक यूक्रेन इशू की बात है। हर एक कंट्री सबसे पहले तो अपने बारे में सोचता है कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे नागरिकों को क्या होगा। आप अकाउंटेबल हैं, आप डेमोक्रेसी हैं, तो आप अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल हैं, तो वो तो अपने देश के बारे में सोचते हैं। चाहे स्लोवाकिया हो, हंगरी, वो कहते हैं कि भाई आप सब कुछ तोड़ देंगे रूस के साथ में तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो इस बात को वो ओपनली कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि कहीं ना कहीं से सेकेंडरी ऑपरेशंस तैयार करी हैं, एग्रीमेंट्स बनाए हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में, लेकिन एक चीपेस्ट जो गैस आपको मिल रही थी, कंसिस्टेंट मिल रही थी, लार्ज क्वांटिटी में मिल रही थी, उसके ऊपर आपकी रोक हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ इस सारे उसके अंदर में एक ट्रम्प का क्या रोल रहेगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प 20 जनवरी के बाद में, वो देखने की बात है कि, और उस पर काफी असर पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए रशिया और यूक्रेन की युद्ध रुक जाता है तो उसके आगे फिर से ये इसका जो समीकरण है वो बदल सकता है दोबारा से। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दोनों बड़ी खबरों पर अपना विशेष विश्लेषण हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया है, हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। अमेरिका के न्यू ऑरलिंस में एक कार भीड़ को रौंदते हुए लोगों के बीच घुस गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक शख्स ने न्यू ऑरलिंस के फ्रेंट कार्टर के बारबन स्ट्रीट में कार को भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया। भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से रोकता है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सूची का आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकने वाले एक समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच राजनयिक माध्यम से सूची का आदान प्रदान एक साथ किया गया। ईरान की समाचार एजेंसी ने देश के उप विदेश मंत्री
काज़ेम गरीबाबादी के हवाले से बताया कि ईरान और 3 यूरोपीय देशों के बीच परमाणु वार्ता का अगला दौर 13 जनवरी को जिनेवा में होगा। ईरान ने नवंबर 2024 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम के बारे में बातचीत की थी। दरअसल तेहरान यूरोप समर्थित प्रस्ताव से नाराज चल रहा है, जिसमें ईरान पर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ खराब सहयोग का आरोप लगाया गया था। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने अपने पहले नए साल के संबोधन में चीन के साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक आदान प्रदान की इच्छा जताई, लेकिन यह स्पष्ट किया कि बीजिंग की आक्रामक नीतियां दोनों पक्षों के बीच संवाद की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं। उन्होंने ताइवान के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने के लिए चीन की आलोचना की। इन प्रयासों को प्रतिकूल और दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण के लिए हानिकारक बताया। कांगो के एक सैन्य न्यायाधिकरण ने हत्या, लूटपाट और कायरता सहित अन्य आरोपों में 13 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सेना के अनुशासन को सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। सैनिकों को मंगलवार को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी उत्तर किवो प्रांत के लुबोरो शहर में सजा सुनाई गई, जहां कांगो सेना लगभग 3 वर्षों से रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों से लड़ रही है। यमन के हौती लड़ाकों ने कहा है कि उन्होंने मध्य मारे प्रांत के ऊपर हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। हौती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने कहा है, ड्रोन को स्थानीय रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है।